हेलो दोस्तों, मैं अमोद कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं स्टडी टू लाइफ में। तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ते होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच फिर एक न्यू टॉपिक के साथ आया हूं। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी जीके के 1000 प्रश्न जो उत्कर्ष के द्वारा तैयार किया गया है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में हम 1 से 20 प्रश्न को देख चुके हैं। आज हम 21 से 40 तक देखने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देरी को हम स्टार्ट करते हैं। फिर आपको समझाते हैं विषय सूची के बारे में। देखिए, इसमें भारतीय इतिहास के प्रश्न 200 देखेंगे हम। 1 से लेकर 200 प्रश्न के बीच भारतीय इतिहास का प्रश्न है। इसी में भारतीय राज्य व्यवस्था का प्रश्न है, आपको 200 प्रश्न मिलेगा। विश्व एवं भारत के भूगोल का प्रश्न 200 मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रश्न फिर 200 मिलेगा। सामान्य विज्ञान जो है आपको 200 मिलेगा। तो कुल 1000 प्रश्न हम पढ़ेंगे। ये बारी बारी से वीडियो बनेगा दोस्तों। आज के मेरा पहला प्रश्न जो 21 प्रश्न है, देखिए यहाँ से प्रश्न, दीवाने मुस्तखराज किससे संबंधित था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भू राजस्व विभाग से वो संबंधित था। इसके बारे में व्याख्या आप यहाँ से देखिए। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की थी जो भू राजस्व विभाग से संबंधित था। भूमि कर की पर्याप्त एवं पूर्ण वसूली के लिए इस विभाग का सृजन किया गया था। इसी में हमारा अगला प्रश्न है जो 22 नंबर प्रश्न है। देखिए यहाँ से, निम्नलिखित में टोडरमल की भू राजस्व व्यवस्था किससे संबंधित थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, ये जब्ती कहीं कहीं लिखा रहता है, यहाँ पर जब्ती व्यवस्था है। देखिए इसका व्याख्या यहाँ से समझिए। अकबर के शासनकाल के 24वें वर्ष में टोडरमल ने भू राजस्व बंदोबस्त की जब्ती प्रणाली को लागू किया था। यह प्रणाली बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, आगरा, दिल्ली, लाहौर तथा मुल्तान में लागू था। वही इसी में देखिए, जब्ती से विकसित होकर 1580 में आईने दहसाला व्यवस्था लागू की गई जिसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, सुरक्षा का पाठ सिद्धांत किससे संबंधित है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। आपको बता दें दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 8 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। इसके बारे में व्याख्या आप यहाँ समझिए। देखिए, ए.ओ. हुम द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में गर्मपंथी नेता लाला लाजपत राय ने सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया कब प्रारंभ किया गया? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1909 ईस्वी में जो है सांप्रदायिक चुनाव प्रक्रिया का प्रारंभ किया गया था। इसकी व्याख्या आप यहाँ समझिए। 1909 के अधिनियम में मार्लो मिंटो सुधार के तहत मुसलमानों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था आरंभ की गई। इन सुधारों ने भारत के भावी विभाजन के बीच बो दिए थे। इसी में जो हमारा अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है, गंगा एवं यमुना नदियों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में। दोस्तों, इससे पहले हम वैदिक काल से समेत वीडियो बना दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो हमारे यूट्यूब चैनल को प्ले लिस्ट में जाकर आप हिस्ट्री को खोल के प्ले लिस्ट में लगा हुआ है, इसको ओपन कीजिएगा, आपको यहाँ से वीडियो मिल जाएगा। तो दोस्तों, हमारा इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद में हो जाएगा। इसका व्याख्या आप यहाँ समझिए। यहाँ देखिए, गंगा एवं यमुना नदियों का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है, परंतु ऋग्वेद में इस नदी के युग्म का उल्लेख और महत्व दोनों कम थे। कालांतर में इन्हें प्रसिद्धि मिली है। ऋग्वेद में सबसे अधिक पवित्र नदी जो है सरस्वती नदी को माना गया है। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, जैन मत में संथरा से तात्पर्य क्या है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा
यहाँ देखिए, उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान था। इसी में इसके बारे में व्याख्या आप यहाँ समझिए। जैन मत में संथारा से तात्पर्य उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान, इसे सलेखना पद्धति भी कहते हैं। ईसा पूर्व 3री सदी में चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में सलेखना पद्धति के द्वारा ही अपने प्राण त्याग दिए थे। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतित्य समुत्पाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? हमारा उत्तर हो जाएगा तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। धर्म के कारणता के सिद्धांत को प्रतित्य समुत्पाद कहा जाता है। इसका उल्लेख दूसरे आर्य सत्य में है। इसमें दुख के कारण एवं दुख निरोध की चर्चा की गई है। प्रतित्य समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ किसी वस्तु के होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति है। अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा आजीवक के लिए। इसका व्याख्या आप यहाँ से देखिए। सम्राट अशोक ने पहाड़ों की चट्टानों के काटकर गुफाओं के निर्माण की वास्तुकला के इतिहास में एक नई शैली का प्रारंभ किया था। गया में बराबर की पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए करण चौपड़, सुदामा व विष झोपड़ी नामक गुफाओं का निर्माण करवाया था। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व योजनाओं के अनुसार मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत भी है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा सीधे कार्यवाही दिवस मनाया गया था। दोस्तों ये वीडियो अंत तक देखें। पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने सीधे कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। यह दिवस भयानक सांप्रदायिक दंगों का सूचक था, जिसमें बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके व्याख्या आप यहाँ समझिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। उन्होंने 1887 ईस्वी में मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद 1940 से 1945 ईस्वी तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। तो प्रश्न आता है दोस्तों, इतिहास में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रहे? तो हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपको पूछ लिया जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। इसी में हमारा अगला प्रश्न देखिए, शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? ये प्रश्न दोस्तों बीपीएससी 65वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था। उत्तर हो जाएगा अष्टप्रधान। इसका व्याख्या आप यहाँ से देखिए। जो शिवाजी के शासनकाल में अष्टप्रधान इस प्रकार था। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जो निम्नलिखित थे, पेशवा या प्रधानमंत्री या राजा का प्रधानमंत्री पद होता था, अमात्य या मजूमदार वित्त एवं राजस्व मंत्री होता था, वाक्यान्विश ये राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार के प्रतिदिन के कार्यों का मंत्री थे। इसी में देखिए आगे, शुरू निवीश ये राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखता था। सुमंत विदेश मंत्री हुआ करता था। शर ए नौबत ये सेनापति व सैन्य कार्य के अधिकारी था। पंडित राव ये विद्वानों और धार्मिक कार्यों से संबंधित था। और 8वां में है न्यायाधीश, ये राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था। इस प्रकार ये टोटल 8 जो हैं जो शिवाजी के शासनकाल में ये अष्टप्रधान के रूप में वो जाने जाते थे। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का पुरातात्विक स्थल जो भारत की सीमा के अंतर्गत हड़प्पा संस्कृति के सबसे उत्तरी छोर को चिन्हित करता है, वह किस नदी पर स्थित है? हमारा उत्तर हो जाएगा चिनाब।
इसका व्याख्या आप यहाँ समझिए। हड़प्पा सभ्यता का भारतीय सीमा में सर्वाधिक उत्तरी पूरा स्थल मांडा है, जो जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित है, जबकि दक्षिणी छोर दैमाबाद है, जो महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्थित है। यह गोदावरी के सहायक परवरा नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का सबसे पश्चिमी पूरा स्थल सुतका गेंडोर है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, और पूर्वी पूरा स्थल उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में है, और उत्तर जो जम्मू कश्मीर मांडा है, और दक्षिण जो है दैमाबाद, जो महाराष्ट्र के एरिया पड़ता है। इसी में देखिए आगे, भारतीय सीमा के बाहर हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उत्तरी छोर या उत्तल मंडी गांव एक सुतोट गई दोनों अफगानिस्तान में स्थित है। इसी में हमारा अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के अंतर्गत दीवान ए कोही किस विभाग की देखभाल करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से, कृषि के उन्नति के कार्य। इसका व्याख्या आप यहाँ समझिए। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासन जन कल्याण के लिए सदैव तत्पर रहता था। उसने राजा की ओर से सीधी आर्थिक सहायता प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए कृषि विभाग का निर्माण किया, जिसका नाम दीवान ए कोही था। इसी में हमारा अगला प्रश्न देखिए, जो प्रश्न 34 नंबर है। गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो हमारा उत्तर हो जाए खेरा किसान सत्याग्रह। आपको बता दें दोस्तों, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को जब वापस आए, तो उसका पहला जो है बिहार में ही चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करता है ये। इसमें देखिए, लेकिन पूछ रहा है वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा खेरा। इसका व्याख्या आप यहाँ समझिए। खेरा किसान सत्याग्रह 1918 ईस्वी में गुजरात में कुनबी पाटीदार किसानों ने लगान की वसूली का विरोध किया। वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक ने किसानों को लगान न देने का आग्रह किया था। लगान न देने का पहला नारा मोहनलाल पांडे ने दिया था। 22 मार्च 1918 ईस्वी को गांधी जी ने खेरा आकर बागडोर संभाली थी। हार्डीमन ने इसे गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह था। तो पूछ लिया जाएगा आपको चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में, और पहला जो है किसान सत्याग्रह जो 1918 ईस्वी में गुजरात में स्टार्ट करता है वो। इसी में हमारा अगला प्रश्न देखिए, फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसका व्याख्या आप यहाँ से देखिए। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से लंदन में फरवरी 1905 को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इसी में आगे देखिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा 1897 में लंदन में बस गए थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था, जिनमें वीडी सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा प्रमुख थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शासक ने या कौन शासक ने आगरा नगर की स्थापना किया या की थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ये भी बहुत बीबीए प्रश्न है, ये ना जाने कितना बार जो कंपटीशन के एग्जाम में पूछ चुका है। इसका व्याख्या आप यहाँ समझिए। दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश में बहलोल लोदी के बाद 1489 ईस्वी में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। उसने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। खिजर खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जिसके नाम पर अलाउद्दीन ने मेवाड़ का नाम खिजराबाद रखा था। इसी में देखिए हमारा अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने दीवान ए वजीरात ए कुल नाम से नए पद का गठन किया था? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अकबर।
इसका व्याख्या आप यहाँ समझिए। मुग़ल बादशाह अकबर के शासनकाल के 8वें वर्ष में वकील से वित्तीय अधिकार लेकर दीवान ए वजीरात ए कुल नामक नए पदाधिकारिक पद का गठन किया। प्रथम बार मुजफ्फर खां को इस पद पर नियुक्त किया गया था। आपको दोस्तों पूछ लिया जाएगा मुग़ल वंश की स्थापना किसने किया था, तो हो जाएगा मोहम्मद बाबर ने, जो 1526 ईस्वी में मुग़ल वंश की स्थापना करता है। और मुग़ल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर था। इसी में हमारा अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न। 1857 के क्रांति में खान बहादुर खान की गतिविधियों को केंद्र कौन सा था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बरेली। इसी में देखिए व्याख्या आप यहाँ समझिए। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था। बरेली खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसमें देखिए हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था, तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वर्ण व्यवस्था। आप इसका व्याख्या आप यहाँ समझिए। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की समाज के विभाजन का प्रमुख आधार थी। ऐतरेय ब्राह्मण में 4 वर्णों कर्तव्य का उल्लेख किया गया। चारों वर्ण के कर्तव्य में ब्राह्मण वर्ण के मुख्य कार्य पूजा पाठ तथा अध्यापन से था, जबकि क्षत्रिय वर्ण का मुख्य कार्य शस्त्र द्वारा राज्य की रक्षा करना था। वैश्य का संबंध व्यापार वाणिज्य से था, जबकि शूद्र का कार्य उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना था। इसी में हमारा अगला प्रश्न देखिए, और आज के हम अंतिम प्रश्न हैं, निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार नहीं किया था, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवतारवाद का। व्याख्या आप यहाँ समझिए। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया, जो कि अवतारवाद का प्रमुख रूप से समर्थन करते हैं। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही धर्म में कर्मवाद, पुनर्जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करते थे। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के दोनों ही धर्म ने अपनी स्वीकारोक्ति दी है। दोस्तों आज का प्रश्न हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और इससे आगे हमारा अगला वीडियो बनेगा पार्ट 3। इसके बाद इसमें हम आगे ये सब प्रश्न आपको करवाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।